कि ये सरकार जो भी जोड़ तोड़ करके बनी है, ये भी चोरी चकारी की सरकार है। इसमें बहुत धांधली करके लोगों को विजयी बनाया गया है, खास तौर पे बीजेपी के लोगों को। नए जो 3 कानून ये लेके आ रहे हैं, वो कानूनों का अपराधीकरण है। इसमें पुलिस को ज्यादा पावर दे दी, पुलिस की पावर से पहले ही तंग है, पुलिस की पावर का पहले ही ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, कैसे देश के लोगों को तंग करें, कैसे देश के लोग बोलने से डर रहे हैं और कैसे इवन सोशल मीडिया को बंद करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। अभी भी देख लो नीट के एग्जाम में क्या हो रहा है देश में, और अभी प्रेशर पड़ रहा है, उसके बावजूद भी नंगा नाच हो रहा है। सबसे पहले तो अगर इसमें गिरफ्तार होने चाहिए तो यही खुद होने चाहिए थे, प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी का अध्यक्ष, गृह मंत्री, ये लोग होने चाहिए थे। कितने लोगों को, एमएलए को खरीदा गया, कितने एमपीओ को, कितने लोगों की सरकार गिराई गई। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? ये डेमोक्रेसी हत्या नंगा नाच सरेआम हुआ है। एकाधिकार या मोनोपोली है समाज के कुछ वर्गों की जुडिशरी पे, और ये जुडिशरी का कब्जा सबसे पहले हटाना पड़ेगा अगर देश में जय संविधान के अनुरूप मानवीय व्यवस्था अगर खड़ी करनी है तो। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री 400 पार का दावा कर रहे थे, लेकिन सोचिए कैसे एनडीए के साथ उनको अपनी सरकार बनानी पड़ती है। लेकिन एक गंभीर सवाल जो पिछले कई सालों से उठाया जा रहा है, ईवीएम को लेके, ईवीएम की गड़बड़ियों को लेके जनता सवाल पूछ रही है, विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती। अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि एलन मस्क को ईवीएम पर बात करनी पड़ी। हमारे साथ हैं खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ईवीएम पर सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, थैंक यू बेटा। जी, पहला सवाल तो आपका यही है कि ईवीएम पे पूरे देश भर में चर्चा है और अब तो इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, इस पर सरकार क्यों बात करना नहीं चाहती? आखिर सरकार को क्या डर सता रहा है? देखो, चोर जो होता है उसको डर सताता है कि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, और लगातार पूरे देश में अभी भी ये मैसेज है, इंट्यूशन है और लोगों के मन में ये है कि ये सरकार जो भी जोड़ तोड़ करके बनी है, ये भी चोरी चकारी की सरकार है। ये लोगों के मतों से नहीं बनी, लोगों के मैंडेट से ये सरकार नहीं बनी है। इसमें बहुत धांधली करके लोगों को विजयी बनाया गया है, खास तौर पे बीजेपी के लोगों को। अगर इसकी सही जांच इस देश में हो, जो कि असंभव है, क्योंकि यहाँ की जुडिशरी भी इतनी मजबूत नहीं है कि जो इस तरह के जांच या इस तरह के काम को कर सके, लोगों की भावना के अनुरूप और लोगों की भावना के हिसाब से काम कर सके। दीज कोर्ट्स टोटली फेल्ड टू स्टूड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इन लोगों के साथ खड़े होने में, और खास तौर पे ईमानदार नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको बचाने में कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी से बहुत बड़ी खामी हुई है, गलती हुई है कि ऐसे लोगों को बचा पाने में असमर्थ हुई है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी के भी मजबूत लोग, ईमानदार लोग जो खुल के बोल सकते हैं, इन षड्यंत्रों को बेनकाब कर सकते हैं, वो भी डरते हुए बोलते नहीं। क्योंकि वो अगर बोले, उनको सस्पेंड किया जाए, झूठे केसों में फंसाया जाए, उनकी नौकरी खराब की जाए, तबादले किए जाए, और वो फिर सारी उम्र कोर्टों में धक्के खाएं या जेलों में पड़े रहें और ये कोर्टें बचाने में सक्षम ना हो। तो ऐसा माहौल देश में हो गया है कि चोर चोरी करे, थानेदार हो चाहे जज हो, वो तमाशा देखें। ऐसी सिचुएशन देश की हो चुकी है। इसका कारण क्या है? न्यायालय पे आप बात करते हैं, लगातार आप सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम मुद्दों पर बोलते हैं जिस पर कोई बात नहीं करता, ना बहस करता। इस पर पार्टी की सहमति माने, जज की, नेताओं के साथ, या जाति की सहमति माने? देखिए, मैं तो सीधा से ये कहूंगा, या तो जो जज हैं वो संविधान के हिसाब से, जब कोई जज ना काम करे, उसकी सोच या संविधान को उसको नॉलेज ना हो, संविधान का मर्म क्या है उसको ना समझे, और वो पर्सनल सोच के आधार पे या पर्सनल आस्थाओं के आधार पे ज्यूरिस्प्रूडेंस जब क्रिएट करते हैं, तो वो नॉनसेंस जजमेंट के रूप में बाहर आता है। वो न्याय नहीं होता, लोगों को पता चल जाता है। पीछे भी हमारे रिटायर्ड जजों ने भी, सुप्रीम कोर्ट के और जाने माने वकीलों ने भी, हमारी बार के जो अध्यक्ष भी हैं, जो पुराने भी थे, दुष्यंत दवे, अब जो प्रेजेंट में कपिल सिब्बल, सब लोग कह चुके हैं कि ये बहुत गलत है। कुछ जजों के यहाँ केस जाने से पहले ही पता चल जाता कि फैसला क्या होने वाला है, और कुछ जजों पे सरेआम दबी जुबान में भी और ओपन जुबान में भी लोग आरोप लगा रहे हैं और नाम ले रहे हैं, और लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खाली जनता या वकील नहीं करते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जज ज्यादा करते हैं, चाहे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हों, खाली डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के नहीं करते। जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे पर्सन पूछें या इस तरह का व्यवहार करें, या सामने जनता के जो वकील हैं, जो ग्रीवेंस लेके गए हैं, उनकी बात सुनने की बजाय सरकारी वकीलों की बात सुने,
या सरकार के एफिडेविट के हिसाब से तुरंत अपना मूड चेंज करें या फैसला करें, तो उससे ये लगता है कि असली कंटेम्प्ट तो जज करते हैं, जिनके सुनने में, जिनके तरीके में, उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके में, उनके व्यवहार में, आचरण से कई बार प्राइमा फेसी पता चल जाता है। तो ऐसे जज जिम्मेदार हैं इस देश में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी हैं, और वो देश की जुडिशरी को कमजोर करने में भागीदारी होती है ऐसे लोगों की। और ऐसे लोग अब चिन्हित होने लगे हैं, उनको पहचानने लगे हैं लोग, और फ्यूचर में जितने अटॉर्नी जनरल या उस ऑफिस में जितने वकील लोग होते हैं और जितने एडवोकेट जनरल स्टेट में होते हैं और उनकी ऑफिस में जितने वकील होते हैं, इनमें समाज के हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित हो, ये आवाज उठ रही है। प्रखर तरीके से हम भी ये आवाज उठा रहे हैं और इसको देश के हर कोने में हम पहुंचाएंगे, ताकि वो सब समाज के लोग उसमें वकील का रोल अदा कर सकें और उन्हीं में से फिर जज बनते हैं। जब तक इस देश में जुडिशियल कमीशन या जुडिशियल इस तरह का यूपीएससी की तरह ना बने, जहाँ जज अपॉइंट हो और पूरे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी वहां से प्रमोशन होके जाएं। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम ऐसा ही होगा, कॉलेज सिस्टम जैसे कुछ साथियों का, कुछ घरानों का अगर देखें जाए, बड़ी अचंभित करने वाले आंकड़े हैं कि कितने लोगों ने भागीदारी की है न्यायिक व्यवस्था में। और वो उसी तरह से होगा जैसे चंद लोगों का, चंद जातियों का एकाधिकार है, वही लोग न्याय कर सकते हैं। न्याय अगर वो लोग कर सकते, या न्याय अगर देश में हो जाता, तो 75-80 साल में ऐसा नहीं होता कि देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देश के हर समाज का जज नहीं होता। वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्डिंग का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो बैठे हुए लोग काम करते हैं वो पूरे इंडिया से हों, हर समाज से हों, वो दिखाई देना चाहिए। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं दिखाई देती, ना हाई कोर्ट्स, उस स्टेट की हाई कोर्ट्स दिखाई देती। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज आते हैं वो आते हैं कि किस हाई कोर्ट का जज नहीं है, और हाई कोर्ट ये नहीं आते किस समाज का जज नहीं है, किस कोने का, देश के कोने का जज नहीं है। अभी तक एक तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक भ्रष्टाचार चल रहा है। ये भ्रष्टाचार बड़ा भ्रष्टाचार है, जहाँ पे एकाधिकार या मोनोपोली है समाज के कुछ वर्गों की जुडिशरी पे, और ये जुडिशरी का कब्जा सबसे पहले हटाना पड़ेगा अगर देश में संविधान का राज्य, संविधान के अनुरूप मानवीय व्यवस्था अगर खड़ी करनी है तो। अदरवाइज बहुत बार ऐसे काम सरकार करती है या पार्लियामेंट ऐसे काम करती है जो देश के हित में होते हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट कई बार उनको कैंसिल कर देती है। और बहुत बार ऐसे कानून या ऐसी पॉलिसी बनती है जो देश के खिलाफ होती है और सुप्रीम कोर्ट उनको अपहेल्ड कर देती है। इस पे रिसर्च होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है जो सरकारी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। वहां भी ये रिसर्च नहीं होती कि किस जज के सामने किस तरह के केस आए, उसमें कौन पार्टी आती है और उनमें क्या कॉमन लॉ लागू हुआ है कि नहीं हुआ, एक जैसा नियम सब पे लागू हुआ इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड वो। ये अगर रिसर्च इस देश में हो, बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे जो कि वकील लोग अब समझ रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारा मामला गड़बड़ में चल रहा है। गड़बड़ पे कैसे रोक लगेगी? सरकार कह रही है कि अगले सत्र में हम लोग ऐसा बिल लेके आने वाले हैं, डिजिटल इंडिया बिल लेकर आने वाली है, जिसपे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा। तो कैसे चेंजेस आएंगे जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री डिजिटल चीजें बनाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, भारत को एडवांस बनाना चाहते हैं, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की कोशिश करते हैं, वहीं पत्रकारों को डराने की कोशिश करते हैं। ये चेंज कैसे आएंगे? उच्च न्यायालय से लेके जमीनी स्तर तक देखिए हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार तो हो ही रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये डिजिटल करना चाहिए था इनको इलेक्शन में ही, कि देश का कोई भी नागरिक वोट कास्ट करता, वो तुरंत एक सेंट्रलाइज्ड मशीन में आ जाता। जैसे बैंक में कहीं भी ट्रांजैक्शन करोगे पूरी दुनिया में, वो बैंक में तुरंत आ जाता है, कोई भी उस आंकड़े को पकड़ सकता है। तो फिर ये मशीनें खाली ला के फिर मशीनें बदलने का, मशीनों में गड़बड़ करने के आरोप क्यों लग रहे हैं इस देश में? इस देश में वोट कितनी कास्ट होती हैं और गिनी कितनी जाती है, कितना फर्क है। तो कहाँ गया डिजिटल इंडिया? ये बेईमान लोगों की बात है, नाम डिजिटल की कर रहे हैं। डिजिटल वहां पर चाहिए जहां इनको अपना फायदा दिखाई देता है, वरना तो अगर वोटिंग में भी हो जाता, कोई भी आदमी अपने घर में बटन दबाए, ऐप बना देते, मान लो मोबाइल पे ही, लोग अपने अपने मोबाइल से ही वो वोट डालते, पता भी चलता है। झूठी वोट डाल नहीं सकते थे। जैसे आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं कितनी बार पूछता है आपका, वो ओटीपी भी आता है, आपके मोबाइल पे आता है। तो इस तरह अगर कर देते इस देश के अंदर, ये गड़बड़ जो रुकी, घर घर जाके इन्होंने
अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बुजुर्गों की वोट डाल के डब्बे में खुद ही ताला लगाने वाले, खुद ही ताला तोड़ने वाले, खुद ही गिनने वाले, वो बैलेट बदलो कुछ बदलो किसी को पता नहीं। ये चोरी चकारी की सरकार है। और ये अगर सही जांच इस देश में होती, यहाँ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर फ्री एंड फेयर होती फुल्ली, जो कि उम्मीद है, जो कि होनी चाहिए, मगर वो खरी नहीं उतर पा रही है देश में। अभी भी देख लो नीट के एग्जाम में क्या हो रहा है देश में, और अभी प्रेशर पड़ रहा है, उसके बावजूद भी नंगा नाच हो रहा है। अरे तुरंत प्राइमा फेसी, यहाँ प्राइमा फेसी नहीं दिखाई देते। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार जब इनको करते हैं तो सारे जजों को लगता है प्राइमा फेसी अपराध है, इनको जेल में रखना चाहिए। और नीट के एग्जाम में इसी सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेसी कुछ दिखाई नहीं दिया, और ये लोग खाली नोटिस करते हैं, लिपापोती करने की कोशिश करते हैं। जब तक सरकार नहीं चाहेगी कि कैंसिल किया जाए जनता के दबाव में, जब तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाएगी। ये हाल हो गया हमारी सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का मजाक हो गया है। ऐसा लगता है लोगों को, वकीलों में ये चर्चा होती है कि जजेस आर गेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम सम अदर बॉडी, समवन आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द कोर्ट। तो ये सिचुएशन देश की, और ये बहुत शर्म की बात है। आप एक गंभीर सवाल उठा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पर। ईडी सीबीआई का नाम तो आपने सुना होगा, लगातार जो सरकार से सवाल पूछेगा उसको ईडी सीबीआई की जांच बिठा दी जाती है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? 100%। ऐसा आपको क्यों लगता है? ये दिखाई देता, प्रमाण है इसके। ये लगता क्यों है? प्रमाण है। सबसे पहले तो अगर इसमें गिरफ्तार होने चाहिए तो ये इसी देश के ये लोग होने चाहिए, यही खुद होने चाहिए थे। प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी का अध्यक्ष, गृह मंत्री, ये लोग होने चाहिए थे। कितने लोगों को, एमएलए को खरीदा गया, कितने एमपीओ को, कितने लोगों की सरकार गिराई गई। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? ये डेमोक्रेसी हत्या नंगा नाच सरेआम हुआ है। तो इसलिए लगता है सबसे पहले अगर ये एजेंसियां फ्री होती तो इन्हीं को गिरफ्तार करती। ये एजेंसियां तोते की तरह से हैं, इनमें डेपुटेशन में जो अधिकारी आते हैं वो ठगी ठोरियां मारते हैं या अपनी बदली यहाँ करवाते हैं। इसको क्रीमी पोस्ट माना जाता है इनको, कि यहाँ पे लोग जो फंसते हैं वो खूब पैसे देते हैं और पैसे कमाते हैं, और इसलिए ऐसे अफसरों को ही बिठाते हैं जो पपेट होते हैं, जो इनके कहे अनुसार काम करते हैं, जिसको चाहते फंसाते हैं। जो मर्जी एविडेंस हो, जो मर्जी जितनी बार झूठे एफिडेविट देने हो कोर्ट में, जो कोर्ट को गुमराह करने हो, हर तरह का। यहाँ तो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस, जिसमें सॉलिसिटर जनरल और ये सब लोग शामिल हैं, और एडवोकेट जनरल और उसके जो वकील हैं, ये तो बंधुआ मजदूर हो गए हैं सरकारों के। जबकि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से इनको भी या दूसरी साइड के वकीलों को सिर्फ कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, वो मदद करनी होती है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, ताकि जजों से गलती ना हो, जज सही काम कर सकें और सही फैसला कर सकें और सब पे समान रूप से फैसला लागू करवा सकें। मगर ये तो बंधुआ मजदूर हो गए इस देश का। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट्स जनरल, ये हाल दिखाई देता है कि जैसे वो इस तरह से आर्गुमेंट करते हैं जैसे कोई बंधुआ मजदूर है सरकार का। वो लोग तनख्वाह लेते हैं इस देश के हर नागरिक के पैसे से, वो किसी के बाप के नौकर नहीं है, ना एडवोकेट जनरल, ना उसकी टीम, और ना ही अटॉर्नी जनरल, ना उसकी टीम। पता नहीं कब समझ में आएगा। देश में हर व्यवस्था चरमराई हुई है। देश में जिस तरह से देश जाना चाहिए था संविधान के अनुसार, वो नहीं जा रहा। संविधान के हिसाब से इस देश का एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया इन लोगों ने। उसका एक तरह भगवाकरण या कुछ और कारण, कोई कभी ये कहते हैं इसका इन्होंने जेएनयू ने इसका वो कर दिया, कम्युनिज्म, कम्युनिस्टीकरण कर दिया, कोई कहीं कहता है इस्लामीकरण कर दिया, हम कह रहे हैं भगवाकरण कर दिया। ये क्या है ये चीजें? ये चीजें वो हैं जो आस्था के आधार पे बेवकूफी भरी बातों को सिलेबस में डाल देते हैं और उससे मानसिकता खराब होती है। अब राजा और प्रजा, पूरे अस्तित्व में कोई राजा नहीं है। ये राजा प्रजा बनाने की कहानी जो गढ़ के लिखते हैं, या जो भी कोई ऐसा ग्रंथ है या ऐसी कहानियां हैं जिसमें राजा होता बाकी प्रजा होती हैं, जिसमें कोई मालिक होता है, अमीर होता है, वही अच्छे कर्मों वाला होता है, बाकी नौकर होते हैं। अस्तित्व में कोई नौकर मालिक नहीं है, कोई राजा प्रजा नहीं है। ये नॉनसेंस जहां जहां राजा प्रजा और नौकर मालिक की है, ये पूंजीवाद और आस्थावाद, दो बदमाश है, सगी बहन है या सगे भाई बहन है। ये दोनों देश और दुनिया को गर्त में ले जाने वाले हैं। ये अमानवीय हैं, ये अस्तित्व के खिलाफ हैं, ये संविधान के खिलाफ हैं। इसलिए देश में अब ज्यादा जरूरी हो गया कानूनों का भी संविधानीकरण करने की जरूरत है, यानी मानवीयकरण करने की जरूरत है। शिक्षा का भी संविधानीकरण और मानवीयकरण करने की जरूरत है। नए जो 3 कानून ये लेके आ रहे हैं, वो कानूनों का अपराधीकरण है, वो कानूनों का शैतानीकरण है, वो कानूनों का डेमनाइजेशन है, यानी कानूनों को और इतना खतरनाक कि कोई एक राजा
एक अपने आप में प्रधानमंत्री जो अपने आप को राजा समझ लेगा, वो लोगों को जिसको चाहेगा, जो उसके खिलाफ बोलेगा, जैसे पुराने टाइम में था, राजा भगवान का प्रतिनिधि है, गॉड का प्रतिनिधि है, वो गलती कर नहीं सकता, जिसको मर्जी सजा दे सकता, किसी की गर्दन उतार सकता। दैट नॉनसेंस विल गो ऑन ये नए कानूनों में। इसलिए पूरी बिरादरी से और जनता से अपील है, सब इकट्ठे हो जाओ। किसान कानूनों की तरह इन कानूनों को भी हमने लागू नहीं होने देना। हमारी भोली भाली उसको राष्ट्रपति महोदया को इन्होंने बेवकूफ बनाया है। आप इतना गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जो आप सवाल कर रहे हैं वही विपक्ष भाषा बोलने की कोशिश करता है। आप देश की तरक्की क्यों नहीं देख रहे? आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री शपथ भी नहीं पूरे तरीके से लिए और वो चले जाते हैं जर्मनी, इंग्लैंड चले जाते हैं, वहां पर G7 समिट होने वाला था, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। आप ये सब तरक्की देखिए ना, जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 सालों में कितना विदेशी डंका बज रहा है। क्या तरक्की हुई है 10 साल में? सड़कें बनना, हवाई जहाज बनाना आपके मेरे पैसे से बना है। हाँ। हमने दुनिया भर का टैक्स दिया है। हाँ। हमने दुनिया भर का महंगा पेट्रोल यूज किया है, महंगी गैस यूज की है, हमारा ही पैसा है। मगर हमारे पैसे से एंजॉय कर रहे हैं। कितने हजार करोड़ का जहाज लेके आए, क्या वो हो रहा था प्राइम मिनिस्टर को? नया घर बनवा लिया, क्या जरूरत थी इनकी? एक गरीब बेटा प्रधानमंत्री बना तो अपने लिए थोड़ी बहुत सुविधा तो कर ही सकते। देखिए, कोई गरीब नहीं था। हाँ। वो झूठ है, झूठा ड्रामा है, नैरेटिव है, ये कहानी घड़ी गई है। ना वो गरीब घर में पैदा हुए, उनके माँ बाप की ये हैसियत थी जो आम तौर पे इस देश के मेजोरिटी जो गरीब आदमी हैं उनसे बेहतर उनकी हालात थी। देश के प्रधानमंत्री अपने लिए हवाई जहाज खरीदते हैं तो वो उनका दिखावा हो जाता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, वो उनका संघर्ष हो जाता है। ये भी तो राजनीति स्टेटमेंट है ना। इसीलिए तो होना चाहिए, इसीलिए तो ये कह रहे ना, वो लोगों के बीच में जाना, सामने जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हर प्रश्न का जवाब देना, वो संघर्ष है, वो सच्चाई है, वो ईमानदारी है। चोर आदमी मीडिया का सामना नहीं कर सकता। आप चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री गली गली घूमकर जंतर मंतर जैसी जगह पर गली ने घूमे, वो मीडिया का सामना करें, हर बात का जवाब दें, लोगों के बीच में रहें, छुप के ना रहें, चोरी चकारी से कानून ना पास करें। आपने देखे होंगे कि जब चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री टीवी चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। तो इंटरव्यू का मजाक बच्चे उठा रहे थे पूरे देश के, कि ये भी कोई इंटरव्यू होता है? इससे तो लाख दर्जे बेहतर हम इंटरव्यू दे लेंगे। जब इसी तरह इंटरव्यू देना है, प्रश्न बताए हुए बेवकूफी भरे प्रश्न, देश की समस्याओं के कोई प्रश्न नहीं, लेना नहीं देना नहीं। ये ड्रामेबाजी भी इसलिए की, पूरे देश में आवाज उठी थी बार बार सोशल मीडिया पे कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए जो मीडिया का सामना नहीं कर सके। इज नॉट एलिजिबल टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को और शर्म आनी चाहिए संघ को कि ऐसे आदमी को तुम देश पे थोप रहे हो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, या अपने किसी भय के चक्कर में, या लालच के चक्कर में। देश के साथ ये लोग अपराध कर रहे हैं, इस अपराध में शामिल है पूरी बीजेपी। और बीजेपी के वो लोग नहीं है मेजोरिटी, बीजेपी के मेजोरिटी लोग भी अच्छे हैं, मगर जो सत्ता में जो MP हैं या जो संघ में प्रमुख लोग हैं, जिनका हिडन एजेंडा है या जो भय और लालच की वजह से चिपके हुए हैं, इसलिए चोरी चकारी से बना हुआ प्रधानमंत्री है इस बार तो। क्योंकि जिस दल से वो बन के आए हैं, उन दलों की मीटिंग नहीं बुलाई, उनसे सलाह नहीं ली गई, पहले ही NDA पड़ोस में जाके अपने आप को प्रधानमंत्री बनवा लिया। ये एक तरह से हाईजैक किया, प्रधानमंत्री पद हाईजैक हुआ देश में पहली बार चोरी चकारी से। और इस सारे अपराध को देश भुगतेगा। और अब देश में पूरी इस तरह की छवि इनकी है कि एक तरह ड्रामेबाजी, इटली में जाना और बेइज्जती करवाना, और यहाँ के बस वो मोबाइल पे वो मेलिनी की कुछ चीजें जो चालाकी वाली चीजें वो दिखाना, बाकी चीजों को छुपाना। तो ये शोभा नहीं देता। 140 करोड़ का प्रधानमंत्री इस तरह से इतना फालतू हो कि कोई भी 11th आवर पे बारात में बुला ले, वहीं पे जाके चढ़ जाए। दैट इज नॉनसेंस। आखिरी सवाल की देश की जनता को आप क्या कहेंगे, क्योंकि देश की तीसरी बार सरकार मोदी जी ने बना ली है, विपक्ष लगातार सवाल जो उठा रहा था वो सवाल लगातार उठाते रहेंगे, सत्र शुरू होने वाला है नई सरकार का, देश की जनता को आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1 तो ये सरकार किसान कानूनों की तरह से नए कानून लेके आई, नाम बदल दिया खाली और उनके नंबर बदल दिए, बाकी कुछ उसमें ज्यादा नया नहीं है। पुरानी बोतल में वो शराब वाली बात है, बोतल बदल दी शराब वही है, मगर और ज्यादा खतरनाक बना दिया। शराब भी मिलावटी बना दी, जो पिएगा वो मरेगा। इसमें पुलिस को ज्यादा पावर दे दी, पुलिस की पावर से पहले ही तंग है, पुलिस की पावर का पहले ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, कैसे देश के लोगों को तंग कर रहे हैं, कैसे देश के लोग बोलने से डर रहे हैं, और कैसे इवन सोशल मीडिया को बंद करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं।
कैसे सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने किसान आंदोलन में लोगों का साथ दिया, देश का साथ दिया, देश की खबरें दिखाई और सोशल मीडिया के सारे मजबूत चेहरे सामने आए, ऐसे लोग तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें तो प्यादे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं जो एंकरिंग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का एक एक छोटा से छोटा बच्चा भी इस तरह से जबरदस्त एंकर होकर उभरा है। देश की क्या समस्या है, क्या प्रश्न है, वो खुल के प्रश्न पूछते हैं और देश के लोग खुल के जवाब भी देते हैं। तो नंबर एक तो ऐसी सरकार को जो देश को नपुंसक बनाना चाहती है उससे चौकन्ने हों, उसका हर स्तर पे विरोध करें। अपोजिशन कोई नहीं है, अपोजिशन अपने आप को ही समझे, आप ही मालिक हैं देश के। नंबर एक तो ये जो कानून 1 जुलाई से लागू है, इस कानूनों को किसी भी तरह सब मिलजुल के रुकवाएं, अपोजिशन के जरिए भी, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे के भी, क्योंकि देश में अपराध से नहीं मिटेगा, भाईचारे से मिटेगा, सुधार से मिटेगा। शिक्षा में सुधार की जरूरत होगी, लोगों का शोषण ना हो ताकि लोग अपराध करने पे मजबूर ना हो। तो इस तरह का वातावरण देश में बनाना पड़ेगा और पुलिस के हाथ में बागडोर ना हो, क्योंकि ऐरा गैरा नथु प्यारा कोई भी सीएम पीएम मंत्री संतरी या ऑफिसर इसी से भी अपनी वो दुश्मनी निकालने के लिए जो भी किसी गलत बात के खिलाफ बोलेगा नागरिक, उसके खिलाफ मुकदमे बनेंगे, लोग जेल में जाएंगे, लोग भयभीत हो जाएंगे। नंबर एक तो ये, इस कानूनों को बनाओ। दूसरा, डेमोक्रेसी के नाम पे जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ भी कानून सबकी सहमति से, सब में डिबेट पूरी होनी चाहिए। कोई भी डिबेट के बिना पास किया हुआ कानून हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही निरस्त कर देना चाहिए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कई बार बातें करती है, काम नहीं करती, उनको काम करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए कि आमूलचूल परिवर्तन जुडिशरी में हो, जुडिशरी में सब लोग हों। और अब तो ये सरकार वैसे भी है संवैधानिक कोर्ट है, संवैधानिक सरकार है। क्यों है? क्योंकि देश के सभी नागरिक इसमें शामिल नहीं है। मुसलमान समाज का तो कोई आदमी मंत्रिमंडल में नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा इसको अधूरी और चोरी चकारी वाली सरकार, असंवैधानिक सरकार, इस पे भी देश को नजर रखनी होगी। देश में सब लोगों का सम्मान हो, सब लोगों की भागीदारी हो, यही हमारा संविधान चाहता है। इस चीज को ये लोग नहीं चाहते, ये अपने आप को राजा समझते हैं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब नजर रखने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों पे पूरी नजर रखो, ये लोग कैसे कानून और कितनी मदद करते हैं देश के नागरिकों की, उनके फंडामेंटल राइट की, और कैसे उनको जमानत देने में मदद करते हैं या उनको सरकार के आतंक के साथ जेलों में पड़े रहने देना चाहते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, देश को नजर रखनी होगी। ये थे हमारे साथ खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील। पूरा विश्लेषण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में मोदी सरकार ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।